We are starting with the questions directly. You have to prove that root 2 plus 1 raised to power 6 plus root 2 minus 1 raised to power 6 is equals to 198. प्रूव करना है आपको root 2 plus 1 raised to power 6 plus root 2 minus 1 raised to power 6 equals to 198, and as well as you have to also prove that integral part of root 2 plus 1 raised to power 6 is 197. इंटीग्रल पार्ट ऑफ रूट 2 प्लस 1 रेज टू पावर 6 का इंटीग्रल पार्ट मतलब इंटीजर वैल्यू, इंटीग्रल पार्ट इज 197, ऐसा प्रूव करना है। रूट 2 प्लस 1 रेज टू पावर 6 का इंटीग्रल पार्ट 197 है। देखो बोले सर इंटीग्रल पार्ट वाली बात समझ में नहीं आई। मान लीजिए कि रूट 2 प्लस 1 रेज टू पावर 6 और उसकी वैल्यू अगर आती है 197.75, मान लीजिए उसकी वैल्यू आ रही है 197.7 पॉइंट, तो 197.75, तो 197 उसका इंटीजर पार्ट है और 0.75 उसका फ्रैक्शनल पार्ट है। जो भी नंबर आपको गिवन है, इफ इट इज गिवन इज 80.05, इफ इट इज 80.05 तो 80 इज द इंटीजर पार्ट ऑफ दैट एंड 0.05 इज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दैट नंबर। अगर केवल 80 नंबर है तो इसका मतलब दैट इज अ इंटीग्रल पार्ट इज 80 एंड फ्रैक्शनल पार्ट इज 0, फ्रैक्शनल पार्ट कुछ नहीं है। एंड इफ इट इज 0.07 तो इंटीजर पार्ट इज 0 हियर एंड 0.07 इज द फ्रैक्शनल पार्ट, उसे फ्रैक्शनल पार्ट कहा जाएगा। तो पहली बात तो आपको ये प्रूव करना है कि रूट 2 प्लस 1 रेज टू पावर 6 प्लस रूट 2 माइनस 1 रेज टू पावर 6 इज इक्वल टू 198, और एज वेल एज आपको ये प्रूव करना है कि रूट 2 प्लस 1 रेज टू पावर 6 का इंटीजर पार्ट 197 होगा। देखिए जरा, रूट 2 प्लस 1 रेज टू पावर 6 बाइनोमियल एक्सपेंशन हम जानते हैं। तो रूट 2 प्लस 1 रेज टू पावर 6 ये एक्सपेंशन लिखा आपने, कैसे लिखोगे देखिएगा। 6 इज 0, रूट 2 रेज टू पावर 6, 1 रेज टू पावर 0, 6 इज 1, रूट 2 रेज टू पावर 5, ठीक है ना। एंड अप टू हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 7 टर्म्स, और जो लास्ट टर्म होगी या 7 टर्म होगी दैट विल बी 6 रूट 2 रेज टू पावर 0। ये हो गया रूट 2 प्लस 1 रेज टू पावर 6। इफ आई आस्क यू रूट 2 माइनस 1 रेज टू पावर 6, अगर ये रूट 2 माइनस 1 रेज टू पावर 6 है, इन दैट केस 6 इज 0, रूट 2 रेज टू पावर 6 और माइनस 1 रेज टू पावर 0। जो सेकेंड टर्म होगी वो होगी 6e1, रूट 2 रेज टू पावर 5 और माइनस 1 रेज टू पावर 1 प्लस 6e2, रूट 2 रेज टू पावर 4 और माइनस 1 स्क्वायर, राइट। एंड द लास्ट टर्म, दैट लास्ट टर्म वुड बी 6e6, रूट 2 रेज टू पावर 0 एंड माइनस 1 रेज टू पावर 6। ये दोनों एक्सपेंशन लिखे कोई बहुत बड़ा काम नहीं, क्योंकि हम बाइनोमियल एक्सपेंशन बाइनोमियल थ्योरम पढ़ रहे हैं, तो हमने सिंपल उसका एक्सपेंशन ही लिखा है। अभी दोनों को ऐड करेंगे। अब अगर आप दोनों को ऐड करते हैं, रूट 2 प्लस 1 रेज टू पावर 6 प्लस रूट 2 माइनस 1 रेज टू पावर 6, इन दैट केस अब क्या होने वाला है, कुछ समझ में आई आपको बात की क्या होने वाला है। दोनों को ऐड करने पे क्या होने वाला है, देखो माइनस 1 रेज टू पावर 0 तो पॉजिटिव होगा, माइनस 1 रेज टू पावर 1 नेगेटिव होगा, माइनस 1 स्क्वायर पॉजिटिव, माइनस 1 क्यूब नेगेटिव। आपने ये देखेंगे जो फर्स्ट सीरीज लिखी है ऑल 7 टर्म्स आर पॉजिटिव, पहली जो सीरीज है उसमें सारे 7 टर्म्स पॉजिटिव है। एंड इफ यू ऑब्जर्व द सेकंड सीरीज, अगर आप सेकंड सीरीज को ऑब्जर्व करते हैं तो सेकंड सीरीज में आउट ऑफ 7 आप देखोगे कि माइनस 1 रेज टू पावर 0, माइनस 1 रेज टू पावर 2, माइनस 1 रेज टू पावर 4 और माइनस 1 रेज टू पावर 6, मतलब ये 4 टर्म्स पॉजिटिव होंगी, और माइनस 1 रेज टू पावर 1, माइनस 1 रेज टू पावर 3 और माइनस 1 रेज टू पावर 5 ये नेगेटिव होंगी, ठीक है ना।
और जब आप दोनों को ऐड कर रहे हो तो आप ये नोटिस करोगे इस बात को कि जो दिस इज विथ प्लस साइन एंड दिस इज विथ माइनस साइन, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। मतलब कितनी टर्म्स कैंसिल होंगी? तो 6c1√2⁵ जो नेक्स्ट टर्म कैंसिल होगी, कैन यू टेल मी द नेक्स्ट टर्म? 6c3√2⁵, क्योंकि उस केस में -1⁻³ होगा, तो नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। उसके बाद की एक टर्म कैंसिल होगी, वो होगी 6c5√2⁵1 -1⁻5, और रिमेनिंग टर्म्स डबल हो जाएंगी। 6c0√2⁶ प्लस 6c2√2⁴ प्लस 6c4√2⁵2 और 6c6√2⁵0। ठीक है दोस्तों, इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा। 6c0 इज 1, 6c2 कैलकुलेट कर सकते हैं, 6c6 की वैल्यू 1, 6c2 और 6c4 बराबर ही होंगे, 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 2, 15 कैलकुलेट कर लेंगे। जो रिजल्ट होगा दैट रिजल्ट इज गोइंग टू बी, बोले सर अब इतना कर दिया तो आप ही बता दो, देख लीजिए। 2 इंटू √2⁶, तो √2⁶ 6c0 इज 1, √2⁶ मतलब 2 क्यूब 8, ये हो गया 6c2। हमने अभी भी कैलकुलेट किया 15 इंटू √2⁴ मतलब 2 स्क्वायर 4, 6c4 15 इंटू 2 प्लस 1, 15 इंटू 4 60 प्लस 30 99, और 99 इंटू 2 you are getting 198, you are getting 198. So yes, that first part was √2 plus 1⁻6, पहले समझ लीजिए प्लीज, प्लस √2 minus 1⁻6, और उसकी वैल्यू 198 प्रूव करना था, एंड यू आर गेटिंग दैट रिजल्ट। अच्छी बात है। अच्छा, उसने एक और क्वेश्चन साथ में ऐड कर दिया और उसने कहा कि ये बताओ कि √2 plus 1⁻6 का इंटीजर पार्ट क्या होगा? व्हाट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ √2 plus 1⁻6? दोनों का सम तो 198 आ गया, दैट्स ओके, ये तो ठीक है कि √2 plus 1⁻6 प्लस √2 minus 1⁻6 का सम तो आ गया, या दैट समेशन इज कमिंग एज 198, फाइन। उसने पूछा है कि √2 plus 1⁻6 का इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, कैसे बताएंगे? हमें पर्टिकुलर √2 plus 1⁻6 का इंटीजर पार्ट चाहिए। एनीबडी जस्ट थिंक ओवर दैट। नहीं, कैंसिलेशन तो हो गया, ऐड कर लिया हमने, रिजल्ट आ गया 198। हाँ ठीक है, वो तो कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। √2 plus 1⁻6, वैसे तो 1.414 plus 1 गड़बड़ हो जाएगा। यस, जनरल टर्म विल नॉट हेल्प यू। नहीं, एक्सपेंशन तो ऑलरेडी हो चुका है ना। ये आप फिर से देखना चाह रहे हैं, बोले सर ये कि √2 plus 1⁻6। देखो एक छोटी सी बात बताता हूं मैं, बोर्ड पे देखिएगा। √2 plus 1⁻6 कितनी टर्म्स है? तो 7 टर्म्स है। अगर मैं आपसे कहता, इस बात को सुनना ध्यान से, अगर मैं कहता कि आप मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू बता दो √2 plus 1⁻6 की, बता देते क्या आप नहीं बता पाते। क्यों नहीं बता पाते? क्यों, क्या दिक्कत है? क्यों? क्योंकि यहां पर इस एक्सपेंशन में जो परेशानी है ना, अगर √2 plus 1⁻6 का एक्सपेंशन देखते हो आप, तो इस एक्सपेंशन में परेशानी यह है कि यहां पे इरेशनल टर्म्स फंस रही हैं। √2⁵5, √2⁵5 जो होगा वो तो इरेशनल टर्म है। √2⁵3 जो है वो इरेशनल टर्म है। कैसे कैलकुलेट करोगे आप? क्या मल्टीप्लाई करोगे क्या √2 की वैल्यू 1.4? वो तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा।
और एक्चुअल में मजेदार बात देखो कि जब रूट टू माइनस वन रेस टू पावर सिक्स से आपने ऐड किया, ये जो सेकंड सीरीज है रूट टू माइनस वन रेस टू पावर सिक्स की सीरीज जब ऐड की गई तो हमने इजीली रिजल्ट कैलकुलेट कर लिया। क्यों? क्योंकि आप जितनी भी इरेशनल टर्म्स आ रही थी वो कट गई, कैंसिल हो गई। आप इस बात को समझ पा रहे हैं? इस एक्सपेंशन में तो इफ यू आर ऑब्जर्विंग देयर आर थ्री टर्म्स विच आर इरेशनल टर्म्स, आप नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन इफ यू ऑब्जर्व द सेकंड सीरीज और दोनों को जब आपने ऐड किया तो बड़ी आसानी से आपने देखा इरेशनल वाली आपने कैंसिल कर दी, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको आगे के क्वेश्चंस के लिए हेल्प करेगा। बट द सेकंड क्वेश्चन वाज व्हाट इज द इंटीजर पार्ट ऑफ रूट टू प्लस वन रेस टू पावर सिक्स। रूट टू प्लस वन रेस टू पावर सिक्स का इंटीजर पार्ट क्या होगा? देखिएगा, एक रिजल्ट हमने प्रूव कर लिया। रूट टू प्लस वन रेस टू पावर सिक्स को आप लिख सकते हैं 198 माइनस ऑफ रूट टू माइनस वन रेस टू पावर सिक्स, ठीक है। तो 198 माइनस ऑफ रूट टू माइनस वन रेस टू पावर सिक्स, ठीक है। रूट टू की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1.414। बोले सर हम भी वही कह रहे थे, नहीं ऐसा नहीं, इस एक्सपेंशन को सॉल्व करना पॉसिबल नहीं। रूट टू की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1.414, थोड़ी सी मुद्दे वाली बात। 1.414 रूट टू माइनस वन रेस टू पावर सिक्स, रूट टू की वैल्यू 1.414 माइनस वन करोगे कितना हो गया? 0.414 रेस टू पावर सिक्स। छोटी सी बात मैं आपसे पूछता हूं कि फ्रैक्शनल वैल्यू है और फ्रैक्शनल वैल्यू की पावर अगर आप 6 कर रहे हैं, एक छोटा सा एग्जांपल 0.5 का स्क्वायर करोगे तो पॉइंट कम हो गई वैल्यू 0.25, 0.5 का क्यूब करोगे तो 0.125 और कम हो गई। 0.5 स्क्वायर 0.25, 0.5 क्यूब 0.125। आप ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि फ्रैक्शनल वैल्यूज अगर हैं और फ्रैक्शनल वैल्यूज की पावर अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं तो वैल्यूज डिक्रीज हो रही है ना? हो रही है भाई। 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4, 1/2 का क्यूब करोगे तो 1/8, दैट विल बी लेस। 0.414 रेस टू पावर 6, जो भी वैल्यू होगी, आपसे नहीं कह रहा हूं कैलकुलेट करके बताओ, आवश्यकता नहीं है, जो भी वैल्यू होगी 0.414 से तो कम होगी, ये तो डाउट नहीं है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट, कोई आवश्यकता नहीं कुछ कैलकुलेट करने की। इतना तो आप समझ रहे हो कि फ्रैक्शनल वैल्यू की पावर 6 कर रहे हो, दैट विल बी लेस देन 0.414 विदाउट एनी डाउट, जो भी होगी दैट्स अ फ्रैक्शनल वैल्यू। दोस्तों 198 में से अगर कुछ फ्रैक्शनल वैल्यू सब्ट्रैक्ट करूंगा मैं आपको, 198 में से कुछ फ्रैक्शनल वैल्यू अगर सब्ट्रैक्ट की जाएगी तो क्या आएगा? मान लो अप्रोक्सीमेटली आपने अपने दिमाग में सोचा कि चलो 0.25 मान लेते हैं, तो 198 में से 0.25 सब्ट्रैक्ट करोगे 197.75। बात समझ में आ रही है क्या? जो रिजल्ट होगा वो तय बात है कि वो 197 प्लस सम फ्रैक्शनल वैल्यू होगा। मुझे नहीं पता एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, जरूरत भी नहीं है। 197 प्लस फ्रैक्शनल वैल्यू होगा, इसमें तो डाउट नहीं है। रीजन इज इन फ्रंट ऑफ यू। इंटीजर पार्ट क्या होगा? रूट टू प्लस वन रेस टू पावर 6 का इंटीजर पार्ट क्या होगा? 197। अप्रोच इंपॉर्टेंट है, समझिएगा इस बात को। क्लियर है कैसे इरेशनल टर्म्स कैंसिल हुई हैं, है ना? और कैसे आपने रूट टू प्लस वन रेस टू पावर 6 का इंटीजर पार्ट बताया, ठीक है। नाउ यू कैन नोट डाउन दिस। The question just now we have discussed, root 2 plus 1 raised to power 6 plus root 2 minus 1 raised to power 6 equals to 198 हमने प्रूव किया था अभी। उसका एप्लीकेशन देखिएगा। इनफैक्ट नाउ द क्वेश्चन इज if n be any positive integer
show that the integral part, integral means integer part, integer value of that n be any positive integer, show that integral part of 7 plus 4 root 3 raised to power n, the number is 7 plus 4 root 3 raised to power n, और इस नंबर का जो इंटीजर पार्ट है वो ऑड नंबर, ऐसा प्रूव करना है। इस नंबर का इंटीजर पार्ट एक ऑड नंबर है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में रूट 2 प्लस 1 रेस्ट टू पावर 6 का इंटीजर पार्ट 197 था, ठीक वैसे ही अब की बार पूछा गया है कि 7 प्लस 4 रूट 3 रेस्ट टू पावर n में जो इंटीजर पार्ट है वो एक ऑड नंबर है, ठीक है। और दूसरी बात उसने कहा है कि इफ अगर ये कहा जाए कि 7 प्लस 4 रूट 3 इज इक्वल टू आई प्लस एफ, उसने साफ साफ कहा है कि i एक पॉजिटिव इंटीजर है और f इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। i इज द इंटीजर, i इज पॉजिटिव इंटीजर एंड f इज द फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ दैट। f इज द प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन जो कि 0 से 1 के बीच में, f इज प्रॉपर फ्रैक्शन। और एक और रिजल्ट आपको प्रूव करना है, दैट रिजल्ट इज ऑफ 1 माइनस एफ इंटू आई प्लस एफ इक्वल्स टू 1, ऐसा प्रूव करना है आपको। सेकेंड पार्ट, दो पार्ट है एक्चुअल में इसमें। कौन से दो पार्ट? पहला तो ये कि 7 प्लस 4 रूट 3 रेस्ट टू पावर n का जो इंटीजर पार्ट है दैट्स एन ऑड नंबर, और दूसरा 1 माइनस एफ इंटू आई प्लस एफ इक्वल्स टू 1, ऐसा प्रूव करना है आपको, ठीक है। अब समझाने के लिए मैं क्या, 7 प्लस 4 रूट 3 रेस्ट टू पावर n इज आई प्लस एफ, उसकी कुछ इंटीजर वैल्यू होगी, कुछ फ्रैक्शनल वैल्यू होगी। यू आर अवेयर ऑफ क्या इंटीजर है क्या फ्रैक्शन है। 197.25, तो i इज 197 और f इज 0.25, ठीक है ना। i प्लस एफ, 7 प्लस 4 रूट 3 रेस्ट टू पावर n का एक्सपेंशन लिख देते हैं अपन। एक्सपेंशन तो लिख सकते हैं हम, बोलिएगा NC0 7 रेस्ट टू पावर n 4 रूट 3 रेस्ट टू पावर 0, NC1 7 रेस्ट टू पावर n माइनस 1 4 रूट 3 रेस्ट टू पावर 1, NC2 7 रेस्ट टू पावर n माइनस 2 4 रूट 3 रेस्ट टू पावर 2 प्लस NCN 7 रेस्ट टू पावर 0 4 रूट 3 रेस्ट टू पावर n। यह है i प्लस एफ। मैं ठीक है एक्सपेंशन लिख दिया। आपको क्या पूछा उसने? पहला सवाल पूछा उसने कि ये बताओ कि इसका जो इंटीजर पार्ट है वो ऑड नंबर है, ऑड नंबर होगा ऐसा प्रूव करना है। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो क्या? आप इसको देख के कहेंगे सर इसको हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्यों नहीं कर पाएंगे? क्यों नहीं कर पाएंगे का जवाब है कि 4 रूट 3 रेस्ट टू पावर 1 ये इरेशनल टर्म फंस रही है। 4 रूट 3 होल स्क्वायर में दिक्कत नहीं है, 4 इंटू 4 स्क्वायर दैट इज 16 इंटू 3 48 बात बन जाएगी। लेकिन 4 रूट 3 रेस्ट टू पावर 3 फिर इरेशनल फंसेगा। 4 रूट 3 की जो ऑड पावर्स होंगी वो इरेशनल वैल्यू देंगी। इरेशनल वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करोगे आप समझ रहे हैं इस बात को? 4 रूट 3 इसके बाद की जो टर्म होगी वो 4 रूट 3 रेस्ट टू पावर 3 होगी, 4 रूट 3 रेस्ट टू पावर 5 होगी, तो हम नहीं कर सकते। प्रीवियस क्वेश्चन में, अगर मैं आपको इसीलिए प्रीवियस क्वेश्चन का रेफरेंस दे रहा हूं बार बार, क्या था? रूट 2 प्लस 1 रेस्ट टू पावर 6 का एक्सपेंशन लिखा था। वहां पे आपको सोचना नहीं था, रूट 2 माइनस 1 रेस्ट टू पावर 6 का भी एक्सपेंशन था और दोनों को ऐड किया गया था। दोनों को ऐड करने से क्या हुआ था? इरेशनल टर्म्स कैंसिल हो गई थी और हमने बराबर कैलकुलेट करके 198 निकाल दिया था। बहुत पुरानी बात नहीं, प्रीवियस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। बोले सर अब की बार तो कोई ऐसी सीरीज है ही नहीं। पिछली बार तो था कि चलो रूट 2 प्लस 1 रेस्ट टू पावर 6 है तो रूट 2 माइनस 1 रेस्ट टू पावर 6 की सीरीज भी गिवन थी। अब की बार तो है नहीं। नहीं है तो हम कंसिडर करेंगे, नहीं है तो हम लेने वाले हैं। क्यों? तो हमारे दिमाग क्लियर है कि अदरवाइज कैसे इरेशनल टर्म्स का हिसाब किताब करेंगे, राइट?
तो एक सीरीज आपको गिवन थी 7 + 4 √3 रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू I + f। दूसरी सीरीज हमने अपनी तरफ से कंसिडर करी और वो सीरीज ली हमने 7 - 4 √3 रेज़ टू पावर n। ये सीरीज हमने अपनी तरफ से ली और रीजन समझ रहे हो क्यों ली है? इर्रेशनल टर्म्स का हिसाब किताब करने के लिए, या सीधे शब्दों में कहा जाए कि इर्रेशनल टर्म्स के कैंसलेशन के लिए। देखिएगा इसका एक्सपेंशन लिखा NC0 7 रेज़ टू पावर n - 4 √3 रेज़ टू पावर 0। ये थी नहीं क्वेश्चन में, इट्स नॉट गिवन, यू आर टेकन फ्रॉम योर साइड। प्लस NC1 7 रेज़ टू पावर n - 1 - 4 √3 रेज़ टू पावर 1, ठीक है ना। प्लस NC2 7 रेज़ टू पावर n - 2 - 4 √3 होल स्क्वायर। NCN 7 रेज़ टू पावर 0 और -4 √3 रेज़ टू पावर n। ठीक है, बोले सर अब क्या करना है? अब क्या करना है? आपको आइडिया क्या करना है? मेरा टारगेट क्लियर है मुझे कि इरेशनल टर्म्स कैंसिल होना चाहिए, और हो जाएंगी कब? इन दोनों को ऐड करने पे अपना काम हो जाएगा, और इसीलिए तो लिया था हमने। बड़ी अच्छी बात है, आप ये समझने लगे। अच्छा ठीक है ना, यही हमारा इंटेंशन भी था। तो I + f और उसमें ये 7 - 4 √3 रेज़ टू पावर n को ऐड किया गया। I + f जो है एक्चुअली ये है 7 + 4 √3 रेज़ टू पावर n प्लस ये 7 - 4 √3 रेज़ टू पावर n इज इक्वल्स टू, अब मैं पूछूंगा इन दोनों को ऐड करने पे हो क्या रहा है, तो आप कहोगे सर अब क्लियर है हमें, इरेशनल टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी सारी, और जो रिमेनिंग टर्म्स हैं जुड़ जाएंगी, डबल हो जाएंगी। ठीक है, दैट इज ट्वाइस ऑफ NC0 7 रेज़ टू पावर n 4 √3 रेज़ टू पावर 0, NC2 7 रेज़ टू पावर n - 2 - 4 √3 स्क्वायर। क्लियर है क्या भाई लोगों? अब दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने इरेशनल टर्म्स को कैंसिल कर लिया। 4 √3 की पावर 0 4 √3 की पावर 2, ये सब रेशनल वैल्यू आएंगी, इंटीजर वैल्यू आएंगी। 4 √3 रेज़ टू पावर 4 कोई दिक्कत नहीं है। ये जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट होते हैं NC0 NC2 NC4 ये सारे इंटीजर वैल्यूज हैं। 7 रेज़ टू पावर n, 7 की n क्या होता है? n तो पॉजिटिव इंटीजर है। 7 की पावर n 7 रेज़ टू पावर n - 2 ये भी सब इंटीजर वैल्यू है ना। ओवरऑल ये पूरा का पूरा क्या बन रहा है? ये तो इंटीजर वैल्यू है। इरेशनल का तो काम खत्म हो गया। इरेशनल इज नॉट प्रेजेंट एनीवेयर। अब जो भी है वो सब बोले सर रेशनल होगी या इंटीजर होगी? इंटीजर वैल्यू होगी। कारण समझ लेना, बाइनोमियल कोएफिशिएंट NC0 NC2 NC4 ये तो सारे के सारे इंटीजर वैल्यू देंगे। अरे कहीं तुम कैलकुलेट करोगे 10C2 10C4 10C9 दैट इज गोइंग टू बी इंटीजर वैल्यू। वो 11/10 नहीं आएगा, वो इंटीजर वैल्यू आएगी। 4 √3 रेज़ टू पावर 0 4 √3 रेज़ टू पावर 2 4 वो तो सब इंटीजर वैल्यू। और 7 रेज़ टू पावर n 7 रेज़ टू पावर n - 2 7 रेज़ टू पावर n - 4 ये भी इंटीजर वैल्यू। ओवरऑल सब कुछ इंटीजर वैल्यू है दोस्तों। 7 + 4 √3 रेज़ टू पावर n प्लस 7 - 4 √3 रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीजर। आपकी जानकारी के लिए 2 इंटू इंटीजर इवन नंबर। 2 इंटू इंटीजर मतलब 2 का मल्टीपल होगा, मतलब यस इट इज एन इवन नंबर। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। और अगर ये इवन नंबर है तो 7 + 4 √3 रेज़ टू पावर n इज इक्वल्स टू इवन नंबर माइनस ऑफ 7 - 4 √3 रेज़ टू पावर n। और एक बार फिर से जैसे हमने √2 - 1 रेज़ टू पावर 6 कहा था, है ना, जैसे हमने कहा था √2 - 1 रेज़ टू पावर 6 0.414 की पावर 6 फ्रैक्शनल वैल्यू होगी, ठीक वैसे ही
7 माइनस 4 रूट 3 रेस्ट टू पावर n, रूट 3 की वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1.732, 4 से मल्टीप्लाई करिएगा वो 7 से कुछ लेस आने वाली है। 7 4 इंटू 1.732 करके देख लीजिएगा, वो 7 से लेस होगी। ये फ्रैक्शनल वैल्यू है, दैट्स अ फ्रैक्शनल वैल्यू। और अगर ये फ्रैक्शनल वैल्यू है, इवन नंबर में से अगर फ्रैक्शनल वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी, इवन नंबर है, मान लीजिए 200 है और 200 में से माइनस 0.25 हुआ तो 200 माइनस 0.25 तो 199.75। समझ रहे हैं आप लोग? ये होगा ऑड नंबर प्लस फ्रैक्शनल वैल्यू। आप कंक्लूड करेंगे कि जो 7 प्लस 4 रूट 3 रेस्ट टू पावर n है, इसका इंटीजर वैल्यू ऑड है। आ रहा है समझ में? ये हुआ इसका पहला पार्ट। इसमें एक मजेदार बात यह कि इरेशनल टर्म्स के कैंसिलेशन के लिए आपने यहां पर एक सीरीज कंसीडर करी है और वो करी है 7 माइनस 4 रूट 3 रेस्ट टू पावर n, और फिर दोनों को ऐड कर दिया गया। ठीक है, फर्स्ट नोट डाउन दिस, फिर मैं डबल से एक्सप्लेन करता हूं इसको कुछ दूसरा तरीका लिखते हुए, और सेकंड पार्ट हम इसे डिस्कस करते हैं। नाउ लुक इन अ डिफरेंट वे, सेम वही सब बातें हैं, उसको थोड़ा दूसरे ढंग से भी लिखना सीखें। ये तो क्लियर है कि i प्लस एफ, दैट i प्लस एफ इज दिस सीरीज विच इज गिवन टू यू। आपको प्रूव करना है दैट इंटीजर पार्ट इज एन ऑड नंबर। ठीक है, प्रूव करना है। i प्लस एफ, i पॉजिटिव इंटीजर है और f कुछ फ्रैक्शनल वैल्यू है। हमने ऑब्जर्व किया कि हम डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे, हमें एक सीरीज अपनी तरफ से कंसिडर करना पड़ेगी, और हमने अपनी तरफ से एक सीरीज कंसिडर करी जो कि 7 माइनस 4 रूट 3 रेस्ट टू पावर n है, और दोनों सीरीज को ऐड किया गया। अच्छा, लास्ट में हमने एक बात कही कि यार ये 7 माइनस 4 रूट 3 रेस्ट टू पावर n एक फ्रैक्शनल वैल्यू होगी। ये एक फ्रैक्शनल वैल्यू होगी क्योंकि रूट 3 1.732 इंटू 4 करिएगा और 7 में से सब्ट्रैक्ट करिएगा, वो एक फ्रैक्शनल वैल्यू होगी। हमने क्या किया, इतना सब लिखने की जगह 7 माइनस 4 रूट 3 रेस्ट टू पावर n, ये फ्रैक्शनल वैल्यू है, हाँ है, इसको मैंने f डैश से डिनोट किया। ध्यान से देखिएगा, इसको f डैश कह दिया। बोले सर f डैश क्यों? क्योंकि f डैश क्या होगा, f डैश भी एक, f डैश की रेंज क्या होगी, और फ्रैक्शनल वैल्यू है ना, 7 माइनस 4 रूट 3 रेस्ट टू पावर n तो एक फ्रैक्शनल वैल्यू है ना। जो लिखा गया था उसी को दोबारा लिख दिया गया, ऐसे लिख देते हैं। देखो i प्लस एफ, जो सीरीज थी आपकी 7 प्लस, दोनों को ऐड किया आपने, तो i प्लस एफ प्लस एफ डैश, ये दोनों को ऐड किया गया। इरेशनल टर्म्स कैंसिल हो गई और रिमेनिंग टर्म्स डबल हो गई, बिल्कुल ठीक है। और 2 इंटू इवन नंबर, 2 इंटू इंटीजर दैट बिकम्स इंटीजर, बोले बिल्कुल ठीक है। इसको लिख दिया मैंने। उसी को लिखने का दूसरा तरीका, i प्लस एफ प्लस एफ डैश इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीजर विच इज इवन नंबर, i प्लस एफ ठीक है ना, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, इसी को लिखने का दूसरा तरीका। एक अप्रोच तो आपने समझ ली। आपको क्या पूछा उसने, आपसे पूछा उसने कि बताओ इसका इंटीजर पार्ट ऑड होगा। i इज इक्वल टू इवन नंबर माइनस ऑफ एफ प्लस एफ डैश, एक तरीके से हमने समझा दिया, उसी बात को दूसरे ढंग से लिख रहे हैं। इवन नंबर माइनस एफ प्लस एफ डैश। अच्छा बताओ एफ क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब 0 से 1 के बीच में, समझ लो इधर। एफ की रेंज है 0 से 1, फ्रैक्शन। एफ डैश क्या है 0 से 1, तो एफ प्लस एफ डैश क्या होगा, ये एफ फॉर दिस आई प्लस एफ, एफ डैश जो नई सीरीज आपने ली है, एफ प्लस एफ डैश की रेंज क्या होगी 0 से 2।
ठीक है। आई क्या है, देखो इधर, इंटीजर, इवन नंबर भी एक इंटीजर है, माइनस ऑफ एफ प्लस एफ डैश। अब एक बात बताओ, दिस इज इंटीजर, दिस इज इंटीजर, तो एफ प्लस एफ डैश मस्ट ऑल्सो बी इंटीजर। बोले सर क्यों, क्यों जरूरी है? इंटीजर में से इंटीजर सब्ट्रैक्ट करोगे तभी तो इंटीजर आएगा यार। इंटीजर में से फ्रैक्शनल वैल्यू सब्ट्रैक्ट करने पे यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी इंटीजर। दिस इज इंटीजर, दिस इज इंटीजर, तो दिस मस्ट ऑल्सो बी इंटीजर। सो f plus f dash must be integer. So f plus f dash 0 से 2 के बीच में कितने इंटीजर होंगे? ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 2। एक ही इंटीजर और वो है 1। ठीक है दोस्तों, i इज इक्वल्स टू इवन नंबर -1। कोई परेशानी तो नहीं? ऑड नंबर। उसी बात को दूसरे ढंग से रिप्रेजेंट कर दिया गया। क्लियर है? बोले सर एक और पार्ट है उसका, 1 माइनस एफ इंटू आई प्लस एफ इक्वल्स टू 1, ऐसा प्रूव करना है अपने को। चलो वो भी देख लेते हैं। देखिएगा, ये स्टेप रब कर रहा हूं मैं, ऑलरेडी आप नोट कर चुके हैं। देखिएगा हाउ टू प्रूव दिस। 1 माइनस एफ इंटू आई प्लस एफ। आई प्लस एफ क्या है? आई प्लस एफ क्या है? जो गिवन सीरीज है वो आई प्लस एफ है यार। अच्छी बात है। सॉरी, 7 + 4√3। अच्छा ये बताओ, 1 माइनस एफ, हमने यहां पे क्या कंक्लूड किया? एफ प्लस एफ डैश कितना होना चाहिए? 1। एफ प्लस एफ डैश इज इक्वल टू 1। तो 1 माइनस एफ को क्या लिख सकते हो आप? एफ डैश। एफ डैश किसके बराबर है? बहुत अच्छी बात है, 7 - 4√3 के बराबर है। आई प्लस एफ इंटू 1 माइनस एफ इज इक्वल्स टू आप ये भी जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 49 - 48 1, और 1n 1। is equals to 1. That is the approach. Second way to write the same question. So if we look for the expansion of a plus x raised to power n, again if we talk about the general term, you are aware of that, and एक बेसिक रिजल्ट जहां से स्टार्ट किया था, इनफैक्ट a plus x raised to power n के एक्सपेंशन की बात करें, you observe that okay it is nc0 a raised to power n x raised to power 0, nc1 a raised to power n minus 1 x raised to power 1, ठीक है ना, nc2 a raised to power n minus 2 x square। आप जरूर कहेंगे सर हम काफी कंफर्टेबल हैं, इसमें दिक्कत नहीं है कुछ भी। The last one is ncn a raised to power 0 x raised to power n। लास्ट बट प्रीवियस टर्म अगर मैं लिखूंगा दैट विल बी ncn minus 1 a raised to power 1 x raised to power n minus 1, ठीक है ना। If I talk about the binomial coefficients, binomial coefficients को अगर मैं देखूं nc0 nc1 nc2 nc3, लास्ट में देखें तो ncn minus 1 ncn। आप ये ऑब्जर्व करेंगे, जो आप ऑब्जर्व करने वाले कि अच्छा एक और कंसेप्ट जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं शायद फर्स्ट सेकंड क्लासेस में, व्हाट वाज द कंसेप्ट ऑफ मिडिल टर्म, हाउ टू फाइंड आउट द मिडिल टर्म। जनरल टर्म यू आर अवेयर ऑफ दैट, व्हाट अबाउट द मिडिल टर्म ऑफ दैट एक्सपेंशन,
इट डिपेंड्स ऑन n. इफ n इज ऑड, अगर n पावर जो है वो ऑड है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बिकम्स even. If n is odd, total terms becomes even, and in that case, two terms or one term? Two terms. कौन सी दो terms? Middle term. n plus 1 by 2 and n plus 3 by 2. ठीक बात है. And if n is even, total terms is odd. In that case, n by 2 plus 1 term, that is the middle term. Clear है आप लोगों को? बहुत अच्छी बात है. अभी फिलहाल मैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के ऊपर कंसंट्रेट कर रहा हूं. तो फर्स्ट टर्म में बाइनोमियल कोएफिशिएंट है NC0, ठीक है ना, और लास्ट टर्म में बाइनोमियल कोएफिशिएंट है NCN. दोनों सेम होते हैं, आप जानते हैं. NC0 इज इक्वल टू NCN इज इक्वल टू 1. सेकेंड टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट अगर आप कहें NC1, और लास्ट बट प्रीवियस टर्म की बात करें अपन तो NCN-1. और आप ये भी जानते हैं कि NC1 इज इक्वल टू NCN-1, NCR इज इक्वल टू NCN-R. तो NC1 की वैल्यू NCN-1 के बराबर होगी, जो कि n होगी. ठीक बात है. थर्ड टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट NC2, और लाइकवाइज लास्ट से थर्ड टर्म अगर आप देखते हैं NCN-2, एंड दीज टू आर ऑल्सो सेम. जानते हैं आप, है ना. NC0 इज इक्वल टू NCN is equals to 1, NC1 is equals to NCN-1 is equals to n, NC2 is equals to NCN-2 nn-1 upon factorial 2. ठीक है. बोले सर हम डिस्कस क्या कर रहे हैं? वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट. नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट. बाइनोमियल कोएफिशिएंट जिसकी वैल्यू ग्रेटेस्ट होगी. फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म इट्स 1, सेकंड टर्म सेकंड लास्ट टर्म n, या सेकंड टर्म बिगिनिंग से और सेकंड टर्म लास्ट से सेम वैल्यू बाइनोमियल कोएफिशिएंट की वैल्यू. तो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट कब ऑकर करेगा? बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं. ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट कब होगा? तो मिडिल टर्म में होगा. समझ रहे हैं क्या? ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऑलवेज ऑफ मिडिल टर्म. तो यस, वी आर अवेयर ऑफ द मिडिल टर्म. इफ n इज इवन, इफ n इवन, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड, और उस केस में जो मिडिल टर्म होती है कौन सी होती है? n/2 प्लस 1 टर्म. कैलकुलेट कर सकते हो आप n/2 प्लस 1 टर्म? क्यों नहीं कर सकते हो? tr प्लस 1 जनरल टर्म, ncr a रेज़ टू पावर n माइनस r x रेज़ टू पावर r. इफ n इज इवन, मिडिल टर्म इज n/2 प्लस 1 टर्म. ठीक है ना. क्या बाइनोमियल कोएफिशिएंट होगा इसका? t of n/2 plus 1, that will be equals to, how to write that? ये आपके सामने NCN/2 a raised to power n/2 minus r. r मतलब सॉरी, it is n minus n/2, n minus r, और x रेज़ टू पावर n/2. बट फिलहाल मेरा मतलब किससे है? मेरा मतलब है बाइनोमियल कोएफिशिएंट से. क्या है बाइनोमियल कोएफिशिएंट? यस, मेरा टारगेट है मिडिल टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट. मेरा टारगेट है ये समझाना कि मिडिल टर्म का जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट होगा वो ग्रेटेस्ट होगा. अब आप क्वेश्चन रेज करेंगे, बोले सर चलो ये तो n की वैल्यू इवन थी तो एक बाइनोमियल कोएफिशिएंट आया. बोले सर इफ n इज ऑड, बोले सर उस केस में दो मिडिल टर्म होती हैं. जो मिडिल टर्म्स हैं, दोज मिडिल टर्म्स आर n+1/2 एंड n+3/2. बोले सर अब क्या करोगे?
क्या होगा बाइनोमियल कोएफिशिएंट n+1/2 टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या होगा? इसमें बाइनोमियल कोएफिशिएंट, केवल बाइनोमियल कोएफिशिएंट लिख रहे हैं। अरे बोले कैसे बताएं, क्यों? इधर भी तो बताया था आपने n/2 + 1 टर्म, तो nc n/2, यहां क्या होगा? nc n+1/2, नो नॉट +1, -1, n/2 + 1 टर्म में भाई आप जानते हैं ना NCR कम, और n+3/2 टर्म में बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या होगा? nc n+3/2 -1। आप कहेंगे सर देखो ये तो अलग अलग आ गए, फिर ग्रेटेस्ट कैसे कहोगे आप इसको? इक्वल है, इट इज बिकमिंग n+1/2 -1, तो ये हो गया n+1 - 2, n-1/2। बोले सर ये तो nc n-1/2 आ रहा है और ये आ रहा है nc n+1/2, बोले गड़बड़ हो रही सर कहीं? बराबर है, चिंता वाली कोई बात नहीं। बाइनोमियल कोएफिशिएंट दो टर्म के ग्रेटेस्ट कहे जाएंगे, क्यों? क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम होगी, बिकॉज NCR इज इक्वल टू NC n-R। समझे क्या? अरे भाई लोगों जस्ट कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, NC n-1/2 बराबर होगा NC n+1/2 के, यूजिंग NCR इज इक्वल टू NC n-R। इतना ध्यान रखिएगा, जो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट होता है दैट इज ऑलवेज ऑफ मिडिल टर्म, और अगर एक मिडिल टर्म है तो ये उसका बाइनोमियल कोएफिशिएंट NC n/2, और अगर दो टर्म्स मिडिल टर्म्स हैं तो जो दोनों के बाइनोमियल कोएफिशिएंट हैं वो ग्रेटेस्ट होंगे, क्योंकि दोनों की वैल्यूज सेम होगी। दैट इज द कंसेप्ट। So we have discussed the concept of greatest binomial coefficient, और सीधी सी बात है कि that is always of middle term. But now we are discussing about the greatest term. Previously we have discussed about the coefficient. तो coefficient में तो क्लियर था कि जो मिडिल टर्म है और मिडिल टर्म का जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट है दैट इज ग्रेटेस्ट। लेकिन अब ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रेटेस्ट टर्म। जो भी एक्सपेंशन गिवन है उस एक्सपेंशन में विच वन इज द ग्रेटेस्ट वन? ग्रेटेस्ट मतलब मैग्नीट्यूड वाइज कौन सी टर्म ऐसी है जो ग्रेटेस्ट वैल्यू लेगी? बिल्कुल ठीक कहा आपने कि इट विल डेफिनेटली डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ ए एंड एक्स। ये ए और एक्स की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा, ये बात बिल्कुल ठीक है कि ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट तो फिक्स है, वो तो मिडिल टर्म का होगा, व्हाटएवर मे बी द वैल्यू ऑफ ए एंड एक्स। लेकिन इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द ग्रेटेस्ट टर्म जिसकी वैल्यू टोटल ग्रेटेस्ट आती हो आफ्टर ये टर्म, मतलब दैट इज द मीनिंग ऑफ टर्म nc1 a⁻n-1 x⁻1, दैट इज द सेकंड टर्म ऑफ दैट एक्सपेंशन। तो ग्रेटेस्ट टर्म की जब बात की जाएगी तो यस, ग्रेटेस्ट टर्म क्लियरली डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ ए एंड एक्स। ए और एक्स की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा, ये बात तय है। और ग्रेटेस्ट टर्म को कैलकुलेट करने के लिए यस, इन द क्वेश्चन इटसेल्फ कुछ वैल्यूज प्रोवाइड की जाएंगी कि पर्टिकुलर वैल्यू x = 1 के लिए या x = 3/2 के लिए कैलकुलेट द ग्रेटेस्ट टर्म, दैट विल बी प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन इटसेल्फ, वो प्रोवाइड की जाएगी आपको। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, दूसरी बात, वी आर अवेयर ऑफ व्हाट इज NCR अपॉन NCR -1, व्हाट इज दैट वैल्यू? नो नॉट, इट्स नॉट n/r, कंफ्यूज नहीं हो। NCR अपॉन n-1 CR -1 होता है n/r, इट्स नॉट NCR अपॉन NC, इट इज डिफरेंट, इट इज NCR अपॉन NCR -1 n-r+1 अपॉन r। NCR अपॉन NCR अपॉन NCR -1 दैट इज n-r+1 अपॉन r। अब यहां पर मैंने कहा आपको कि ओके, वी आर अवेयर ऑफ द जनरल टर्म हमें पता है। आप एक और बात जानते हैं कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ टू टर्म्स बीइंग द ग्रेटेस्ट टर्म, ये पॉसिबल है।
कि अगर दोनों की वैल्यू सेम आ गई, क्योंकि बाइनोमियल कोएफिशिएंट में अभी अभी आपने डिस्कस किया कि पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी तो है कि दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट सेम थे, तो हो सकता है दोनों दो टर्म भी ग्रेटेस्ट हो सकता है कि सिंगल टर्म इज ग्रेटेस्ट टर्म एज वेल एज इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट टू टर्म्स आर ग्रेटेस्ट टर्म। ग्रेटेस्ट दो टर्म्स अगर ग्रेटेस्ट कहेंगे मतलब वैल्यू दोनों की सेम होगी, ये बात होता है, अलग अलग तो हो ही नहीं सकती अगर आप ग्रेटेस्ट टर्म की बात कर रहे हैं तो फाइन। मैं यहां पर कैलकुलेट करता हूं a प्लस एक्स रेस टू पावर n। इफ आई कैलकुलेट हियर, इनफैक्ट ग्रेटेस्ट टर्म कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहला काम जो मैं करूंगा, एक सही जो अप्रोच अगर बात की जाए, इफ इट इज a प्लस एक्स रेस टू पावर n, टेक a कॉमन आउट ऑफ दैट ब्रैकेट, और उसे क्या करता हूं मैं, a रेस टू पावर n आर टेकन कॉमन, 1 प्लस एक्स बाय a, नहीं भी लें तब भी आएगा रिजल्ट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दैट विल बी a रेस टू पावर n 1 प्लस x बाय a को रख दिया मैंने फिलहाल समझने के लिए कैपिटल X रेस टू पावर n। जो भी टर्म आने वाली है, जो भी ग्रेटेस्ट टर्म आएगी उसमें मैं क्या करूंगा, a रेस टू पावर n से हमेशा मल्टीप्लाई करूंगा। बोले सर ऐसा क्यों किया? क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया। किस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया? 1 प्लस एक्स रेस टू पावर n के फॉर्म में। a प्लस एक्स था तो a कॉमन लिया, तो और x बाय a की जो भी वैल्यू होगी 1 प्लस एक्स के फॉर्म में आ गया। 1 प्लस एक्स रेस टू पावर n के फॉर्म में जब आ गया तो इसका जनरल टर्म क्या होगा? टी आर प्लस 1 अगर मैं लिखूंगा यहां पर, दैट विल बी एन सी आर एक्स रेस टू पावर नॉट n, इट इज r, एन सी आर अपॉन एक्स रेस, सॉरी एन सी आर एक्स रेस टू पावर r। इफ आई कैलकुलेट टी आर प्लस 1 अपॉन टी आर, तो टी आर प्लस 1 अपॉन टी आर अगर मैं कैलकुलेट करता हूं इस एक्सपेंशन में, जो भी एक्सपेंशन गिवन था कन्वर्ट किया मैंने उसे 1 प्लस एक्स रेस टू पावर n के टर्म्स में, और इसे कैलकुलेट कर रहा हूं एन सी आर एक्स रेस टू पावर r अपॉन एन सी आर माइनस 1 एक्स रेस टू पावर, भाई टी आर प्लस 1 नोन है तो टी आर आपने निकाल लिया, दोनों का रेशियो ले लिया। बोले सर क्या कर रहे हो, देखें मेरा एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस 1 n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर इंटू एक्स रेस टू पावर आर अपॉन एक्स रेस टू पावर आर माइनस 1 एक्स, n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर इंटू एक्स। ठीक है ना? अब मैंने कहा टी आर प्लस 1 इज द ग्रेटेस्ट टर्म। if I take TR plus 1 as greatest term, then TR plus 1, जो TR plus 1 होगा that will be greater than equals to TR। बोले सर इक्वल टू का साइन क्यों लगा दिया आपने? क्योंकि yes there is a possibility of two terms being the same, दो टर्म ग्रेटेस्ट हो सकती है, इसलिए टी आर प्लस 1 टी आर से बड़ा होगा या बराबर होगा सर। टी आर प्लस 1 अपॉन टी आर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। आई एम गोइंग टू कैलकुलेट, मुझे बताना है कौन सी टर्म ग्रेटेस्ट है, उसके लिए प्रोसीजर देख रहे हैं। n इज नथिंग बट द पावर, जो है तो गिवन है प्रॉब्लम में, x बाय दैट विल बी प्रोवाइडेड इन द प्रॉब्लम, and depending on the value of r you are going to calculate the greatest term। देखिएगा कैसे, तो tr plus 1 upon tr is greater than equals to 1 n minus r plus 1 upon r into x greater than equals to 1। इस x को मॉडुलस ऑफ x लिख देते हैं। बोले सर ये मॉड क्यों लगा दिया आपने? इसलिए लगा दिया कि अगर मान लीजिए नेगेटिव होगा तो नेगेटिव नंबर इनइक्वालिटी को रिवर्स कर देता है। आपने टी आर प्लस 1 ग्रेटेस्ट लिया, वो रिवर्स कर देगा, इसलिए आई हैव केप्ट ए मॉडुलस साइन देयर, है ना? यहाँ पर मैं इसको मॉड साइन में लिख देता हूँ, अभी दिक्कत नहीं है, इनइक्वालिटी रिवर्सल की बात नहीं होगी। n इज प्रोवाइडेड इन द प्रॉब्लम, x इज ऑल्सो प्रोवाइडेड इन द प्रॉब्लम। आपको यहाँ से इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे यू विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ r। जब कैलकुलेट करेंगे इसे यू विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ, पहले समझ लीजिएगा फिर नोट कीजिएगा,
और जब क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा तो क्लैरिटी बहुत अच्छे से हो जाएगी। जब आप आर कैलकुलेट करोगे तो पॉसिबिलिटी दो बातों की पॉसिबिलिटी होगी। कैसे देखिएगा, फर्स्ट आर इज लेस देन इक्वल्स टू इंटीजर, और एक पॉसिबिलिटी होगी आर इज लेस देन इक्वल्स टू आई प्लस एफ। बोले सर क्या मतलब? भैया आपने एन की वैल्यू रख दी, एक्स की वैल्यू रख दी, आर ही आएगा वहां से। अब दो बातें पॉसिबल है, या तो आर 3 आ गया, या ये कहिए कि आर इज लेस देन इक्वल्स टू 3, या एक पॉसिबिलिटी है आर इज लेस देन इक्वल्स टू 3.5, कुछ 3 प्लस फ्रैक्शनल वैल्यू। बोले सर उससे क्या फर्क पड़ रहा? फर्क पड़ेगा। इफ आर इज लेस देन इक्वल्स टू आई, in that case two terms are going to be the greatest term, है ना? two terms are going to be the greatest term। उस केस में दो टर्म्स ग्रेटेस्ट टर्म होंगी। कौन सी दो टर्म ग्रेटेस्ट होंगी? जो टर्म्स होंगी, टर्म्स एक आई है ना, आर की वैल्यू, टर्म्स फॉर आर इक्वल्स टू आई एंड आई माइनस 1, ये दो टर्म्स ग्रेटेस्ट होंगी। और आर लेस देन इक्वल्स टू आई प्लस एफ होगा तो उस केस में आर इज इक्वल्स टू आई, ये ग्रेटेस्ट टर्म होगी। विल बी डिस्कसिंग थ्रू क्वेश्चंस, आपको क्लैरिटी होगी। लेकिन अभी क्या किया है मैंने, अभी समझाने के लिए a प्लस एक्स रेस टू पावर n, उसको कन्वर्ट किया मैंने 1 प्लस एक्स रेस टू पावर n के टर्म्स में। आई हैव टेकन दिस रेशियो टी आर प्लस 1 अपॉन टी आर। टी आर प्लस 1 को ग्रेटेस्ट टर्म कंसिडर किया तो टी आर प्लस 1 अपॉन टी आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगा। n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर इंटू मॉडुलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। मॉडुलस ऑफ एक्स इसलिए लिखा गया है कि इफ इट इज अ नेगेटिव नंबर इट शुड नॉट रिवर्स द इनइक्वालिटी। और आर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और आर की वैल्यूज के दो पॉसिबल केसेस हैं। वी आर डिस्कसिंग इन डिटेल बट थ्रू क्वेश्चन। फर्स्ट नोट डाउन दैट प्रॉपर्ली। कंसेप्ट की क्लैरिटी के लिए क्वेश्चंस के थ्रू डिस्कस करते हैं। इफ x इज इक्वल्स टू 1/5 या इफ x इज इक्वल्स टू 1/3, फाइंड ग्रेटेस्ट टर्म, फाइंड ग्रेटेस्ट टर्म in 1 plus 4x raised to power 8। x की वैल्यू अगर 1/3 है तो 1 plus 4x raised to power 8 में you have to find out the greatest term। अब ध्यान से देखिएगा, देखिए सबसे पहला जो टारगेट होता है, देखो इट इज इन द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट फॉर x इक्वल्स टू 1/3, क्योंकि अगर मैं x इक्वल्स टू 1/10 कहूंगा तो ग्रेटेस्ट टर्म चेंज हो जाएगी। इफ आई से x इक्वल्स टू 3 तो ग्रेटेस्ट टर्म चेंज हो जाएगी। x की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगी, साफ बात है। इट इज 1 प्लस 4x रेस टू पावर 8। हमने जब भी अभी सीखा, हमने कहा कि भैया a प्लस एक्स रेस टू पावर n है, तो हम पहले a कॉमन लेके उसको 1 प्लस एक्स के फॉर्म में ले आएंगे। यहाँ क्या कॉमन लिया जाए? यहाँ परेशानी नहीं है, ऑलरेडी 1 प्लस 4x रेस टू पावर 8 है, ऑलरेडी इट इज 1, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आई स्टार्टेड विद, ध्यान से देखिएगा कोई दिक्कत नहीं आने वाली। टी आर प्लस 1 अपॉन टी आर, दैट इज NCR, डायरेक्ट लिख दूं अगर आप कहें तो। अब जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस्ड कंप्लीटली, एंड चलिए फिर भी लिखता हूं NCR 4x रेस टू पावर r अपॉन NCR माइनस 1 4x रेस टू पावर r माइनस 1। मैं डायरेक्ट लिख सकता था इसे, मैं डायरेक्ट लिख सकता था इसे n माइनस आर प्लस 1 अपॉन r इंटू 4x, मैं डायरेक्ट लिख सकता था। यहां पर एक क्लियर कर दूं मैं आपको, r प्लस 1 टर्म को ग्रेटेस्ट टर्म कंसिडर किया, एंड टी आर प्लस 1 अपॉन टी आर इज इक्वल टू n माइनस आर प्लस 1 अपॉन r इंटू एक्स। यहां पे x की जगह क्या है? 4x ही है, मॉड में लिख दीजिए, है ना। वी हैव टेकन टी आर प्लस 1 इज द ग्रेटेस्ट टर्म। टी आर प्लस 1 इज ग्रेटेस्ट टर्म। ठीक है, तो टी आर प्लस 1 अपॉन टी आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। सो ध्यान से देखिएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? देख, सभी लोग देख लीजिएगा प्लीज। 8
माइनस आर प्लस वन अपॉन आर इंटू मॉडुलस ऑफ 4 इंटू व्हाट इज एक्स, प्रॉब्लम में दिया है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. इट इज गिवन इन द प्रॉब्लम फॉर एक्स इक्वल टू 1/3, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 1. 9 माइनस आर डिवाइड बाय आर इंटू 4/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1. 36 माइनस 4r ग्रेटर देन इक्वल टू 3r. r पॉजिटिव नंबर है, कोई दिक्कत नहीं हुई है, मतलब इट्स नॉट गोइंग टू चेंज द नेगेटिविटी. इट विल बी 7r लेस देन इक्वल टू 36, और यू कैन से r इज लेस देन इक्वल टू 36 बाय इंटीजर वैल्यू आ रही है या फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही है, फ्रैक्शन आ रही है. 5 पॉइंट समथिंग है ना. वॉट एवर, इट्स नॉट इंटीजर. तो 5.1, तो व्हाट यू आर गेटिंग इज r इज लेस देन इक्वल टू 5 प्लस सम फ्रैक्शनल वैल्यू. ये रिजल्ट मिल रहा है आपको. r लेस देन इक्वल टू 5 पॉइंट समथिंग. तो यू आर गोइंग टू टेक, उस केस में जो आप r की वैल्यू कंसिडर करोगे, 40r प्लस 1 टू बी ग्रेटेस्ट, दिक्कत नहीं है. इन दैट केस टेक r इक्वल्स टू 5 एंड t6, आपने टी आर प्लस 1 ग्रेटेस्ट टर्म लिया है, तो t5 प्लस 1 विच इज t6 इज द ग्रेटेस्ट टर्म. बोले सर कैसे कैलकुलेट करेंगे t6? t6 कैलकुलेट करना तो दिक्कत इसलिए नहीं होना चाहिए. t5 प्लस 1 जनरल टर्म तो जानते हैं हम, 8c5 1 रेस टू पावर वॉट एवर a रेस टू पावर n माइनस आर, x रेस टू पावर 4 इंटू 1/3 रेस टू पावर 5. ये ग्रेटेस्ट टर्म होगी. दैट विल बी द ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस 4x रेस टू पावर 8. जो ग्रेटेस्ट टर्म आने वाली है वो आएगी 8c5 4 रेस टू पावर 5 डिवाइड बाय 3 रेस टू पावर. सिंपल सा कार्यक्रम है. r is less than equals to 5.1, 5 plus some fractional value. There is a single term which is the greatest term. अगर मान लीजिए सॉल्व करने पे if you are getting r less than equals to 5, if r is less than equals to 5, in that case you will be taking two values of r. less than equals to 5 मतलब 5 भी हो सकता है, या 5 से लेस है तो फिर 4, क्योंकि r तो इंटीजर है. 5 पॉइंट समथिंग है तो उस केस में यू आर गोइंग टू टेक r. 5 पॉइंट समथिंग से लेस मतलब यू आर गोइंग टू टेक r एज 5. लेकिन अगर आता है r लेस देन इक्वल टू 5 तो r 5 भी होगा, और एज वेल एज लेस देन 5 के केस में 4 भी होगा. r की वैल्यू 4 और 5 दोनों निकल के आएगी. विल बी डिस्कसिंग दोस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आल्सो, बट दैट्स द सिंपल अप्रोच. We take the question as find the numerically greatest term in the expansion of 3 minus 2x raised to power 9 when x equals to 1. पर्टिकुलर x इक्वल्स टू 1 के लिए ग्रेटेस्ट टर्म क्या होगी when x इज इक्वल्स टू 1. टोटल टर्म्स तो 10 होंगी इसमें से, और इसमें टोटल टर्म्स 10 होंगी, तो x इक्वल्स टू 1 के लिए ग्रेटेस्ट कौन सी होगी ऐसा पूछता है वो. सबसे पहला काम क्या किया हमने, टू फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट टर्म हमने क्या किया, वी हैव रिटन इट लाइक 3 कॉमन लिया, 3 रेस टू पावर 9 1 माइनस 2x बाई 3 रेस टू पावर 9. इसको a प्लस एक्स की जगह 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स के टर्म में लिया है. सबसे पहली बात तो ये हमने अब कंसिडर किया टी आर प्लस 1 एज द ग्रेटेस्ट टर्म. सो टी आर प्लस 1 अपॉन टी आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1. डायरेक्ट लिखना चाहूंगा n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर इंटू एक्स. एक्स की जगह क्या आएगा यहाँ पर
मॉडुलस में लिखिएगा प्लीज, माइनस ऑफ 2x/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। कोई दिक्कत तो नहीं? देखिए जरा, माइनस साइन है ना यहाँ पे, मॉड लगा दिया, क्योंकि माइनस साइन अदरवाइज माइनस विल रिवर्स द इनइक्वलिटी। आपने tr+1 को ग्रेटेस्ट लिया और tr को ग्रेटेस्ट बना देगा। नाउ टेक x फॉर x इक्वल्स टू 1। n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू 9 माइनस r प्लस 1 बाय r इंटू x की वैल्यू 1 2/3 ग्रेटर देन इन इक्वल्स टू 1। ठीक है, it will be 10 minus r, in fact it will become 20 minus 2r is greater than equals to 3r. 5r is less than equals to 20, r is less than equals to, the previous question it was 5 plus some fractional value. हमने कहा in that case for greatest term r must be equals to 5. There is a single term is the greatest term, but now you are getting r less than equals to 4. r less than equals to 4, that means for r equals to 4, और if r is less than 4 तो 3। यहाँ पर ग्रेटेस्ट टर्म जो होंगी, जो ग्रेटेस्ट टर्म्स होंगी वो होंगी r इक्वल्स टू 4 के लिए T5, r प्लस 1 है ना, फॉर r इक्वल्स टू 4 T5 एंड फॉर r इक्वल्स टू 3 T4। ये दो टर्म्स ग्रेटेस्ट टर्म होंगे। हम कैलकुलेट भी करते हैं इसे, हम कैलकुलेट भी कर रहे हैं। T5 बताइए हाउ टू कैलकुलेट T5। एक बात ध्यान रखिएगा, ये 3⁻9 ये टेकन कॉमन, इसको भूलिएगा मत, है ना। 3⁻9 है मल्टीप्लिकेशन में, ये तो हमने केवल उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इसको 1 बना लिया था। तो 3⁻9 इज देयर इन द मल्टीप्लिकेशन। T5 बोलिएगा जरा, 3⁻9 NCR, NCR बोलिए, NCR, NCR 9C, not 5, not 5, 4, a raised to power n minus r, n minus r, x raised to power, x क्या है? minus 2x/3 raised to power 4। x इक्वल्स टू 1 के लिए बात कर रहे हो आप, तो T5 आ गया आपके पास 3⁻9 9C4, x इक्वल्स टू 1 है 2⁻4 डिवाइड बाय 3⁻। ये आइए टर्म नंबर 5। अब हम जरा T4 भी कैलकुलेट करें, पहले समझिए। टर्म नंबर 4 भी कैलकुलेट करें, T4। 3⁻9 तो मल्टीप्लिकेशन में लेके बैठे हैं, 9C3 1⁻9 माइनस 3, समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं पूरा, और माइनस 2x/3 3, that will be equals to 3⁻9 into 9C3 into minus of 2⁻3 divided by 3⁻3। आपका जवाब आएगा मेरी तरफ कि बोले सर ये तो दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। एक आ रहा है 3⁻9 9C4 2⁻4 3⁻4, एक आ रहा है 3⁻9 9C3 माइनस ऑफ 2⁻3 3⁻3। जब आप कैलकुलेट करोगे, सुन लेना इस बात को, जब आप इसे कैलकुलेट करोगे दोनों की वैल्यूज सेम होगी, सेम होना ही है। तुरंत मेरी तरफ सवाल आएगा, अरे बोले सर सेम कैसे हो सकती है? चलिए सेम आ भी गई तो एक 100 है तो दूसरा -100 है, ये प्लस साइन है, ये माइनस है, कैसे सेम हो सकता है सर? न्यूमरिकल वैल्यू सेम आएगी, ये ध्यान रखने वाली बात है। न्यूमरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कहा जाता है इसको।
न्यूमरिकल, एक प्लस एक माइनस है, तो एक 1000 आएगा तो एक माइनस 1000 आएगा, सेम तो नहीं, न्यूमरिकल वैल्यू ग्रेट सेम आएगी, दैट इज द कंसेप्ट। आएगा तो आप बिल्कुल बिना हिचक इसे कैलकुलेट कर लीजिए। 9c4 बड़ी बात नहीं है, 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, और 9c3 is 9 factorial upon 3 factorial 6 factorial. Just calculate that, you will be getting the same values. बट ये जो टर्म डिस्कस कर रहे हो, दो टर्म ग्रेटेस्ट होंगी, जरूर होंगी, दोनों की वैल्यू सेम होगी, बट न्यूमरिकल वैल्यू सेम होगी, क्योंकि एक प्लस 1000 होगा तो दूसरा माइनस 1000 होगा। बोले सर हमारा 1000 नहीं आ रहा, तो मैंने ये नहीं कहा, मैंने समझाने के लिए कहा है आपको, है ना। और ये क्लियर हो गया आपको, आर के ऊपर कैसे डिपेंड कर रहा है मामला, अभी क्लियर है आपको। इफ आर इज लेस देन इक्वल टू आई प्लस एफ, और दो जो बताए थे मैंने, इन दैट केस आई प्लस एफ वाली बात है तो सिंगल टर्म इज द ग्रेटेस्ट टर्म देन, है ना। इस केस में आर इक्वल टू आई लिया जाएगा, एंड इफ इट इज आर लेस देन इक्वल टू आई, देन टू टर्म्स आर गोइंग टू बी ग्रेटेस्ट वन, आर इक्वल टू आई एंड आर इक्वल टू आई माइनस 1। When x is equals to 1 by 5, you have to find out the greatest term in the expansion of 3 plus 2x raised to power 50, और x की वैल्यू 5 रख के भी देखिएगा कि what is the greatest term then, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि देखो x की वैल्यूज के चेंज के करस्पॉन्डिंग ग्रेटेस्ट टर्म्स कैसे चेंज हो रही हैं। तो 3 plus 2x raised to power 50, उसे लिख सकता हूं मैं 3 raised to power 50 into 1 plus 2x by 3 raised to power 50। टी आर प्लस 1 को ग्रेटेस्ट टर्म कंसिडर किया, अब तो क्लियर है आप लोगों को। टी आर प्लस 1 अपॉन टी आर इक्वल्स टू एन माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर इंटू 2x बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, और एन की वैल्यू ऑफ एन 50 माइनस आर प्लस 1 डिवाइड बाय आर इंटू वैल्यू ऑफ एक्स 1 बाय 5 2 by 15 greater than equals to 1। ठीक है, so it will become 51 into 2 102 minus 2r is greater than equals to 15r 17r is less than equals to 102, r is coming less than equals to 6, लेस देन इक्वल टू 6 इंटीजर वैल्यू, और जहां इंटीजर वैल्यू तो तुरंत आपने कंक्लूड किया, क्या कंक्लूड किया, r इक्वल्स टू 6 और r इक्वल्स टू 5, मतलब T7 और T6 ये दो टर्म्स ग्रेटेस्ट टर्म होंगे। और यहाँ तो सारी टर्म्स प्लस साइन के साथ में, तो एग्जैक्ट वैल्यू सेम आएगी। T6 अगर 1000 है तो T7 भी 1000 ही आएगा, प्लस माइनस का चक्कर ही नहीं, क्योंकि प्लस साइन इज देयर। और ये मत भूलिएगा कभी, T7 और T6 कैलकुलेट करना जनरल टर्म से आसानी से हो जाना चाहिए, बट ये मत भूलिएगा कि आपने 3 raised to power 50 मल्टीप्लीकेशन में रहेगा। क्लियर है ना। अच्छा ये बताओ कि अगर x की वैल्यू 5 लिया तब क्या बना, नहीं 31 टर्म। ओके, इफ x इज इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू 5, तो मामला चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 माइनस आर प्लस 1 डिवाइडेड बाय आर इंटू एक्स की वैल्यू 5, तो 2 इंटू 5 10 बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। 51 इंटू 10 510 माइनस 10r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3r। ये हो गया 13r इज लेस देन इक्वल टू 510, r हो गया लेस देन इक्वल टू 510 डिवाइडेड बाय 13, कितनी दोस्तों 39 प्लस सम फ्रैक्शनल वैल्यू 38। ओके 38 पॉइंट समथिंग, 38 प्लस सम फ्रैक्शनल वैल्यू, तो जो टर्म होगी, जो ग्रेटेस्ट टर्म होगी, टर्म नंबर 39। मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो एक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो वैल्यू डिफरेंट आ जाएगी, उसमें कहां परेशानी। क्लियर।
कंसेप्ट क्लियर है आपको कि दो टर्म का ग्रेटेस्ट टर्म होना या एक सिंगल टर्म का ग्रेटेस्ट टर्म होना, कैसे डिसाइड करना, व्हाट इज द प्रोसीजर?